नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यूस हमारी क्लासेस चल रही हैं और इस बार जो 2-3 मिनट का जैसे ही गैप हुआ है, इस गैप को मेंटेन करेंगे। और 2 दिन से जो हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी, आप सभी लोगों को क्लासेस हमारी मिल भी रही होंगी। ठीक है, तो क्लास में जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, दिल्ली सत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ भी क्वेश्चन आए थे। और अब इस समय फ़िलहाल जीडी में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और जीडी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चल रहा है सिलेबस, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर करते रहिए क्लासों को, और बहुत ज़्यादा अनुभव है आपको यहाँ पर क्लास करने के बाद। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक क्लासेस का आपको मिलेगा, और आप जान पाएंगे कि क्लासेस यहाँ पर किस तरीके से चल रही हैं। और पर डे हमारी क्लासेस चलती हैं। ऐसा ना सोचें कि क्लास में को हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक नहीं कर रहे हैं, वो ये क्लास हमारी यहाँ पे कंटिन्यू चल ही रही हैं। तो आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ और क्लास को कंटिन्यू करते रहें। कहीं जाना नहीं है आप सभी लोगों को, क्लास हमारी कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, चलिए तो अब बिना किसी रुकावट के शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और क्लास जो हमारी है वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके शुरू होता है बहुत पहले से। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर हम आने से पहले आज हम देखेंगे इससे संबंधित, इससे पीछे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जो योगदान है वो किन किन शासकों का रहा, और किस तरीके से एक रूपरेखा तैयार हुई थी दिल्ली सल्तनत की, और किस तरीके से जो उस समय चल रहा था, जो उस समय तुर्की आए, पहले अरबी आए, फिर क्या कहते हैं गजनबी आए, फिर तुर्की आए। ठीक है, तो किस तरीके से एक 2 चरणों में इसका कार्यकाल पूरा होता है। पहले महमूद गजनबी का कार्यकाल, फिर 1174 से 1206 ईडी तक फिर मोहम्मद गोरी का कार्यकाल आता है, और इन दोनों के आने के बाद परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो शुरुआत करेंगे आज हम मध्यकाल के इतिहास की। और मध्यकालीन इतिहास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक व्यक्ति 712 में भारत आया। ठीक है, 712 में, 712 एडी में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक भारत आया। ठीक है, और इसने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर ये अरबों का सबसे सफल आक्रमण था। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक के पहले कोई आक्रमणकारी भारत नहीं आया था। ये अरबों का भारत पर 15वां आक्रमण था। इससे पहले 14 आक्रमण ऑलरेडी हो चुके थे, जिनमें से सर्वप्रथम सबसे पहला आक्रमण, सर्वप्रथम आक्रमण की बात करें तो वो सर्वप्रथम आक्रमण जो था वो 636 में हुआ। 636 एडी में सबसे पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसका? अरबों का। तो अरबों का जब यह आक्रमण हुआ तो ये असफल हो गया। उसके बाद फिर एक और आक्रमण होता है 644 एडी में, ये आक्रमण हुआ, और ये अरबों का दूसरा आक्रमण था, जो कहाँ हुआ था? जो सिंध वाले क्षेत्र में हुआ, और ये सफल आक्रमण हुआ था उस समय। तो ऐसा नहीं था कि केवल यही आक्रमण सफल हुआ था आपके, नहीं, ये आक्रमण भी आपके सफल हुआ था। लेकिन यहाँ पे अरबियों ने ये बात कह करके यहाँ से वापस चले गए कि यहाँ पर खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यानी जो हमारे पशु जो साथ में आए हैं जैसे ऊँट हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से इस प्रकार से बातों को बना करके यहाँ से वापस चले गए। जब ये यहाँ से वापस चले गए तो बाद में खलीफा से इन्होंने यह आग्रह किया कि हम वापस नहीं जाना चाहते, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो जीते हुए क्षेत्रों को वापस छोड़ करके वापस चले गए थे। यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 711 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी तुगलक नहीं कासिम, सॉरी कासिम, सॉरी तुगलक नहीं कासिम। ठीक है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही आता है, MBT, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सॉरी वो बाई मिस्टेक हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ये आया और इसने भारत पर आक्रमण किया। 711 में भारत आया, और 711 में भारत आने 14 में, क्योंकि इसने जिसके खिलाफ आक्रमण किया था तो वो था दाहिर। सिंध का शासक जो था वो था दाहिर, और दाहिर के खिलाफ इसने आक्रमण किया, और आक्रमण में इसने दाहिर को पराजित किया, और पराजित करने के बाद यहाँ पे उसको मार दिया। और मारने के बाद देखिए क्या हुआ था कि इसकी जो पुत्री थी, ठीक है, पत्नी का नाम था लाडो देवी। ठीक है, लाडो देवी, और लाडो देवी
या लाडी देवी इसकी पत्नी का नाम था दाहिर की का, और इसकी जो 2 बेटियां थी उनका नाम था, एक का नाम था सूर्यमल, ठीक है, सूर्यमल, ठीक है, सूर्यमल देवी, ठीक है, देवी, और एक परमल देवी। ये 2 इसकी बेटियां थी दाहिर की। और हुआ क्या था कि जब बाद में इसको खलीफा के हरम में भेजा जाता है तो उस समय ये दोनों की दोनों लड़कियां, इनकी दोनों की दोनों पुत्रियां बदला लेना चाहती हैं अपने पिता की मृत्यु का। जो दाहिर की मृत्यु हुई थी उस समय कासिम के द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो उस समय ये बदला लेना चाहती हैं और खलीफा से जाकर के कहती है कि हम आपके योग्य नहीं हैं, हमारी जो पवित्रता है वो भंग हो चुकी है, हम अपवित्र हो चुके हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं। और इस तरीके से खलीफा आदेश देता, क्योंकि उस समय खलीफा चेंज हो जाता है, सुलेमान उस समय खलीफा बनता है, तो सुलेमान आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जहाँ भी है उसे मेरे पास में पेश किया जाए और एक बक्से में रख करके लाया जाए। तो उस समय कहते हैं कि बहुत छोटा बक्सा था जिसमें इसको बंदी बना करके वहाँ तक ले जाया गया था। और ऐसा मानते हैं कि जब इसको ले जाया गया था वहाँ पे, तो जाते समय ही इसके रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ लोग इतिहासकार ये मानते हैं कि ये वहाँ पर जिंदा पहुँचा था, और जब ये जिंदा गया तो बाद में इसको एक बक्सा होता है, जैसे उस समय बैल की आकृति का एक बक्सा होता है, सांड की आकृति का एक बक्सा होता है, तो उस बक्से में इसको डाल दिया गया था, नीचे से आग जला दी गई थी और उसके बाद इसकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से इन दोनों पुत्रियों ने, दाहिर की पुत्रियों ने बदला लिया था मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन जब कासिम को पता, जब उस समय खलीफा को पता चला कि कासिम को जो उस समय सज़ा दी गई है वो उसके ऐसे कार्य के ऊपर दी गई है जो इसने कार्य किया ही नहीं था, ऐसा जुर्म के ऊपर, तो बाद में फिर इन दोनों को भी वही सज़ा दी जाती है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से अरबी भारत में आए और मुस्लिमों का पहली बार भारत में आगमन हुआ। उसके बाद फिर एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम होता है, ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम आप सब जानते हैं, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी आया और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इतनी बार जो आक्रमण किया था, तो भारत पर आक्रमण जो किए गए थे, भारत पर जो आक्रमण किए गए थे, भारत पर आक्रमण किए गए थे 17 बार। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किए, और इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि इसने भारत पर जो आक्रमण किए थे इसका मकसद का केवल था धन को लूटना। तो धन को लूटना केवल इसका मकसद था, धन को लूटना, धन को लूटना केवल इसका मकसद था। ऐसा मानते हैं कि ये खलीफा को प्रसन्न करना चाहता था और उससे सुल्तान की उपाधि लेना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसको ये पता था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है और ये गजनी में अपने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, और उस बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए इसको धन की आवश्यकता थी, इसलिए ये धन को लूटने के लिए आया। पहला आक्रमण इसका 1000 एडी में हुआ। 1000 एडी में पहला आक्रमण हुआ जयपाल के विरुद्ध। जयपाल उस समय सीमावर्ती क्षेत्रों का राजा था, सिंध का क्षेत्र का राजा था। ये हिंदू शाही वंश का उस समय शासक था और इसके खिलाफ पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, उसके बाद 1027 एडी में अंतिम आक्रमण हुआ। ठीक है, खोखरों के खिलाफ अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण हुआ था खोखरों के खिलाफ, जाट एवं खोखरों के खिलाफ, खोखरों एवं जाटों के खिलाफ। ठीक है, तो खोखरों एवं जाटों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। इनको सबक सिखाने के लिए भारत आया और ऐसा माना जाता है कि जब 27 में वापस लौटा, ये वही जाति थी जब सोमनाथ के मंदिर को लूट करके जब जा रहा था, अभी बताऊंगा सोमनाथ के बारे में। तो जब उस मंदिर को लूट करके लेकर जा रहा था तो मार्ग में कुछ जातियां पड़ती थी, उन जातियों ने इसको मार्ग में कुछ नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई, और उसके बाद इन्हीं को सबक सिखाने के लिए फिर वापस ये भारत आया। और अंत समय में फिर बाद में जाकर के महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 एडी में। 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ समय के लिए आक्रमण जो उस समय हो रहे थे वो रुक गए। अब देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था इसका सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था जो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर की बात करें तो गुजरात और भीम प्रथम इस समय यहाँ का शासक था, भीम फर्स्ट, भीम प्रथम।
ठीक है। भीम प्रथम ये इस समय यहाँ का शासक था। जब भीम प्रथम यहाँ का शासक था तो इसके खिलाफ इसने सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग था ये। और ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग आपके सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। और इसी महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण महमूद गजनबी का यही था, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। ठीक है, चलिए उसके बाद एक रूपरेखा तो ये तैयार हुई थी इसकी। दूसरी रूपरेखा की बात करें तो दूसरी रूपरेखा आपके तैयार होती है दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना में जो नींव का कार्य करता है। एक तो आपके 2 चरणों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जाता है। पहला 1000 AD से 1027 AD। ठीक है, एक तो ये था। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपके कौन सा था? दूसरा था 1174 AD से, ठीक है, 1206 AD। ये इसका दूसरा चरण था। तो दिल्ली सल्तनत के लिए 2 चरण आए, 2 चरणों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और यानी ये नींव की तरह इन्होंने कार्य किया था, एक महमूद गजनबी वाला और एक आपके, ठीक है, मोहम्मद गोरी वाला। तो यहाँ पर आया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी यहाँ आया। और जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया तो देखिए उस समय पहला इसका आक्रमण था 1178 AD में। और ये, ठीक है, उस समय भीम सेकंड के खिलाफ इसने युद्ध किया था। ठीक है, और ये कौन था भीम द्वितीय? ये आपके एक शासक थे मूलराज द्वितीय। तो मूलराज द्वितीय का भाई था, मूलराज सेकंड का द्वितीय का भाई। तो मूलराज द्वितीय का भाई था ये। और ठीक है, इसने गुजरात के एक स्थान पड़ता है कायद्रा नामक स्थान। कौन सा? कायद्रा स्थान था, ये गुजरात में पड़ता है स्थान। और अपनी माँ, इसकी एक माँ थी भीम की जो माता थी, उसका नाम था नायिका। क्या नाम था? नायिका। तो भीम की माता नायिका थी, इसके संरक्षण में इसने पहला युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद 1178 AD में इसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी की पहली पराजय भारत में, पहली बार आया था और पहली पराजय हुई थी इसकी भारत में, कहाँ? गुजरात वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को छोड़ करके इसने अपना मार्ग वहाँ से परिवर्तित कर दिया, चेंज कर लिया। और ये सीधा कहा था कहाँ की ओर? ये सीधा पहुँच गया मोहम्मद गोरी, कहाँ? लाहौर की ओर। लाहौर की तरफ से आया, लाहौर को जीता। लाहौर को जीतने के बाद 1191 AD में ये दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ा, दिल्ली की तरफ बढ़ा। उस समय दिल्ली पर जिस वंश का शासन था तो उसका नाम था चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की सीमा और इसके राज्य की सीमा यानी मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा आपस में लगने लगी। जब आपस में लगने लगी तो उस समय इनका युद्ध होना संभव था। तो इसके बाद इसने युद्ध किया, एक और युद्ध किया। तो मोहम्मद गोरी का जो दूसरा युद्ध हुआ ऐसा, ठीक है, वो था 1191 AD में, 1191 AD। और ये पहला युद्ध, ये युद्ध था इसका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और जब तराइन का प्रथम युद्ध और इस युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद गोरी की फिर से पराजय हुई। ये पराजय दूसरी थी, मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपना साहस नहीं तोड़ा। मोहम्मद गोरी ने, देखिए, 2 पराजय होने के बाद फिर भी मोहम्मद गोरी यहाँ आता रहा, कोशिश यही करता रहा कि भाई भारत को जीता जाए और भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, लेकिन ये साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया था। बाद में इसी का एक गुलाम होता है, वो भी आएगा आगे, उसके बाद में देखेंगे। तो प्रथम युद्ध, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की ये दूसरे पराजय थी। लेकिन यहाँ से ये फिर भी चला गया और 1 साल के बाद यानी फिर से दोबारा 1192 AD में फिर से उसी मैदान में, तराइन का मैदान था, लेकिन इस बार युद्ध दूसरा था। तो तराइन का दूसरा 1192 AD में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। देखिए, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जो इस तरह सहायता करने वाला व्यक्ति था वो भारत का ही था, उसका नाम था जयचंद। तो ऐसा मानते हैं कि जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी की सहायता की जाती है और यही बुलाता है मोहम्मद गोरी को
आक्रमण करने के लिए, दिल्ली को तबाह करने के लिए और चौहान वंश को समाप्त करने के लिए यही बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हें सहायता देंगे, सैनिक सहायता या किसी भी तरीके की सहायता आपको चाहिए तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन आप यहाँ आइए और दिल्ली पे चौहान वंश का पतन करना है। उस समय जब आया ये ऐसा माना जाता है, तो ये जयचंद को ये लगा कि कहीं ना कहीं कि भाई गौरी बिल्कुल इसी तरीके से उसी नीतियों का पालन करेगा जिस तरीके से महमूद गजनवी ने किया है, यानी लूटना और लूट करके वापस चला जाना। लेकिन मोहम्मद गौरी ने ऐसा नहीं किया। मोहम्मद गौरी के बाद जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीता तराइन का दूसरा युद्ध, तो उसके बाद जयचंद ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, अब आपको क्या काम है। बाद में मोहम्मद गौरी कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आप जाने के लिए बोल रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले एक युद्ध हो जाए, जो युद्ध में जीतेगा वो यहाँ रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। हम हारे तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे, नहीं हारे तो यहीं रहेंगे। उसके बाद फिर एक युद्ध हुआ था, जैसे आप जानते भी हैं, चंदावर का युद्ध हुआ। उस चंदावर के युद्ध में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व इसके एक गुलाम, जो बहुत कुशल गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसका नेतृत्व किया। तो मोहम्मद गौरी का युद्ध, ठीक है, कब की बात है? 1194 चंदावर का युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व मोहम्मद गौरी की ओर से इस बार जो कर रहा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी का एक गुलाम। देखिए 3 गुलाम इसके साथ आए थे उस समय। इनका नाम था, एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दोज, नासुरुद्दीन कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 महत्वपूर्ण गुलाम थे जो उस समय किसकी सेना में आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए, मोहम्मद गौरी की सेना के साथ आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर के युद्ध भी किया। ठीक है, चलिए, तो चंदावर के युद्ध में पराजय होती है आपके जयचंद की, और जयचंद की पराजय होने के बाद अब भारत में यहाँ पर इनके सामने कोई शक्ति नहीं आई, कोई लड़ नहीं पाया कोई, ठीक है, सब के सब यहाँ से हट गए। तो उसके बाद फिर ये वापस चला जाता है, ठीक है, वापस जाता है। तो वापस जाते समय मार्ग में उन्हीं ने फिर जिन जातियों ने उस समय महमूद गजनवी को उस समय जख्मी किया था, उन्हीं जातियों ने इसका, ठीक है, उस समय रुकावट डाली। उनको सबक सिखाने के लिए फिर से 1206 में वापस आता है और 1206 में वापस आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में होती है, याद रखना। तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो इसके जीते हुए क्षेत्र थे मोहम्मद गौरी के, वो इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। पहला एक आपके दिल्ली जो इसको जीता था इसने, दूसरा सिंध वाला प्रदेश और तीसरा अफगान वाला क्षेत्र जो खुद एक मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसके जो 3 गुलाम थे, इन्होंने, तीनों गुलामों ने इसके साम्राज्य को, जीते हुए साम्राज्य को आपस में बांट लिया और मोहम्मद गौरी के द्वारा जो जीते हुए साम्राज्य थे उनमें से एक साम्राज्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया था वो था दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से पढ़ेंगे हम आपके दिल्ली सल्तनत को लेकर के। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत, ठीक है, शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले संस्थापक कौन है इसका? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, पहले शासनकाल देख लेते हैं। शासनकाल, शासनकाल 1206 से 1526 तक पूरा शासनकाल चला। ठीक है, वंश भी आएंगे इसमें से। शासनकाल 1206 से 1526 तक चला। ठीक है, और संस्थापक कौन है इसके? संस्थापक थे इसके, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक। और राजधानी की बात करें कि उस समय राजधानी देखिए पहले 2 थी। तो दिल्ली सल्तनत की 2 राजधानियां परिवर्तित हुई, फिर बाद में आगरा वगैरह भी परिवर्तित हुई थी। तो लेकिन प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो पहले लाहौर थी, लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में, ठीक है। दूसरी बनी थी फिर दिल्ली
ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। और देखिए फिर एक बनी थी राजधानी आपके दौलताबाद, दौलताबाद, ठीक है, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। और एक आगरा भी आता है कि आगरा नगर की स्थापना बाद में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादातर देखिए आगरा नगर की स्थापना ही पूछी जाती है, तो राजधानी भी इसकी परिवर्तित होती गई, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे शासक आते चले गए ऐसे ऐसे राजधानी परिवर्तित है। अब इसमें देखिए कुल वंश की बात करें कि कितने वंश आए थे, कुल वंशों की बात करें कि कुल मिलाकर के कितने वंशों ने इस पर शासन किया, ठीक है। देखिए तो कुल वंश की बात करें कि वंश तो भैया इस पे जो वंश आए कुल वंश, उनकी संख्या थी 5, 5 क्रम से इस पे वंश आए। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश आए थे, याद रखना, ये पूछा भी जाता है। और कभी कभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे मैं ये भी बताऊंगा। 5 वंश आए इसमें, और 5 वंशों में से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहले आया था इसका नाम था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश। इनका शासनकाल कितना रहा था? गुलाम वंश का शासनकाल, इनका रहा था शासनकाल कितना? अगर मैं बात करूं कि इनका शासनकाल रहा था 1206 से 1290, 1206 से लेकर के 1290 तक इनका शासनकाल रहा, गुलाम वंश का शासनकाल। अब इसी में से ये 2 वंश चले, एक इलवारी वंश जो आपके बलवन ने चलाया था, बलवनी वंश भी कहते हैं इसे, और एक आपके गुलाम वंश। तो बलवनी वंश और गुलाम वंश, बलवन ने 1265 में बलवनी वंश की स्थापना करी और 1287 तक तो उसका शासनकाल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है केकुबाद, क्यूमर्स, ठीक है, ठीक है, और ठीक है के खुसरो, तो के खुसरो भी आता है, उसको नियुक्त करके जाता है, लेकिन बाद में केकुबाद को बना जाता है, लास्ट में क्यूमर्स होता है, क्यूमर्स को मार करके फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा जो वंश आता है, ठीक है, दूसरा ये आप जानते ही हैं, दूसरा वंश इस पे दिल्ली सल्तनत पे, उसका नाम है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है, ये दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। और इनका जो पूरा शासनकाल रहा था तो वो शासनकाल, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ बाद में लिखूंगा इनको। नंबर 3 पे इसका नाम है तुगलक वंश, ठीक है, क्या है? तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे जो आता है वो है आपके सैयद वंश, सैयद वंश। और नंबर 5 पे जो आता है वो है आपके लोधी वंश, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ की बात करें कि देखिए इसका जो शासनकाल रहा था तुगलक, उस समय खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पे वो रहा था आपके 1290 से लेकर के 1320 तक, ये पूरा इनका शासनकाल रहा। उसके बाद फिर तुगलक वंश आया 1300, ठीक है, 1320 से लेकर के, ठीक है, 1320 से लेकर के वो शासनकाल चला था इनका 1414 तक, 1414 तक इनका शासनकाल चला। वहीं सैयद वंश की बात करें 1414 से लेकर के 1414 से 1451, ठीक है, 51 तक इनका शासनकाल चला। उसके बाद लोधी वंश आता है 1451-52, 1451 और 52, क्योंकि 52 से आता है। उसके बाद 1526 तक पूरा शासनकाल चला। अब देखिए इसको आप नोट करते चलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सोचोगे भाई ये इसने इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब यही क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। मैचिंग कैसे? इधर आपके वंश दे रखे होते हैं, इधर आपके शासनकाल दे रखा होता है, कितने समय तक शासनकाल रहा, ठीक है। तो मैचिंग करने के लिए देता है, निम्नलिखित को मिलित कीजिए या सही मिलान कीजिए। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन और कैसे बनेगा, अब देखिए किस में एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ से। देखिए दूसरा इसमें क्या है, खिलजी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल था, ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल,
सबसे छोटा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत का वो था आपके खिलजी वंश का शासनकाल, सबसे छोटा कार्यकाल था। ठीक है, तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल वो था आपके खिलजी उसका तुगलक वंश का। ठीक है, लंबा कार्यकाल। अब आप कहोगे कितने वर्षों तक, तो देखिए इनका रहा था 84 वर्षों तक, 84 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। अगर इसकी बात करें खिलजी वंश की तो मात्र 30 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा, 30 वर्षों तक शासनकाल रहा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तुगलक वंश की तो लगभग कम से कम 94 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा, 94 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का जो शासनकाल रहा आप देख सकते हैं यहाँ के निकाल के, तो 1414 से 1451 लगभग कम से कम 37 सालों तक इनका शासनकाल रहा, 37 वर्ष। और नहीं आप घटा के देख लेना जितना आए तो वो इसमें ही है। ठीक है, ये 57 है, कितना हो गया 1414 से 57 सॉरी 51, और यहाँ पे कितना हो गया 11 में से 7। ठीक है, 37 आएगा, और 51 से लेकर के आप 56 तक ये आपके 74 वर्षों, कितना 74 वर्षों तक शासनकाल, लगभग 74 वर्षों तक। अब देखिए इनमें से आता है कि निम्नलिखित में से किसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम था, तो वो आपके खिलजी वंश। निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल, वो आपके ठीक है तुगलक वंश, 94 वर्षों तक शासनकाल रहा इनका। ठीक है, याद रखना 94 वर्ष। तो आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं पूछ लिया जाता है। और वंश के संस्थापकों के बारे में देखिए दिल्ली सल्तनत में, या आप जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो या इनसे संबंधित, तो याद रखना अगर हम किसी वंश से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें आपको विशेष तौर पे याद रखनी चाहिए। पहली बात, उस वंश का संस्थापक कौन था, प्रथम संस्थापक। दूसरा, उसका अंतिम शासक कौन था, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, और उसके समय में उसकी राजधानी क्या थी, कौन सी राजधानी थी, कहाँ थी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो अब तो केवल ये है कि अगर पढ़ना अगर हमें पड़ेगा तो याद रखना कि अब वो टाइम गया जो पहले कभी टाइम में हम पढ़ते थे कि भाई मोस्टली 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी चिल्लाते हैं ना स्ट्रेटेजी के, तो उसको भी क्या क्या मैं अभी तुम्हें पैट ने औकात दिखा दी होगी, अभी पता तो है तुम्हें, मैं स्पष्ट बोलता हूँ पैट ने औकात दिखा दी होगी। और औकात ठीक है, पैट ने औकात दिखाई है अच्छी तरीके से, और ये स्ट्रेटेजी के चिल्ला रहे हैं ना, पैट ने बता दिया कि भैया स्टेटिक रखे रखो, डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो, वरना गांधी जी की लंगोटी से आपका डंडे से क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना। यह इससे विशेष तौर पे उन्होंने कहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से कि जो स्ट्रेटेजी के चिल्लाते रहते हैं, तो भैया आपका पढ़ने का समय है अभी फ़िलहाल डिटेल में। अब आप कहोगे जी डिटेल में कैसे पढ़ें, इतना तो समय नहीं होता, तो भैया 1 साल पहले से तैयारी करनी शुरू कर दो ना, अभी समय है तुम्हारे पास, क्यों नहीं कर सकते हो तुम? 1 साल में सिलेबस कवर कर लोगे अच्छे से, टॉपिकों को निशान लगाओ और तुरंत टॉपिकों के अनुसार पढ़ते चलो, एक टॉपिक क्लियर करो। लेकिन नहीं, घूमना फिरना भी है, यारी दोस्ती भी निभानी है, तो भाई वो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, तो विशेष तौर पे ध्यान रखें भैया। अब नॉर्मल का ज़माना गया, याद रखना। और इस समय कंपटीशन हाई है, तुम अब तैयारी करने के लिए बैठे हो, तुमसे पहले भी 1 साल पहले तैयारी करे बैठे होंगे स्टूडेंट कुछ, तुम अब सोच रहे हो कि हम अब तैयारी करें 2 महीने में हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ हो तो सकता है, लेकिन कम से कम जब पढ़ोगे ना एकदम फोकस के साथ तब हो सकता है कल्याण, लेकिन 2 महीने में भी नहीं, उसके लिए भी 4-5 महीने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तो भैया पढ़ने का समय है, याद रखना हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, विशेष तौर पे आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, याद रखना। फिर से वही बात बोलूँगा, फिर भी वही। चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो है आपके गुलाम वंश को शुरू करेंगे, और गुलाम वंश को हम पढ़ेंगे। ये आज एक सामान्य परिचय है, बिल्कुल एक तरीके से किसका, दिल्ली सल्तनत का सामान्य परिचय। इससे पहले मैंने आपको देखिए ये बताया है, मोहम्मद गौरी, तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध, और इसके बाद ठीक है महमूद गजनबी के आक्रमण, और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम। तो दिल्ली सल्तनत में जो हमें पढ़ना है पहले वो है गुलाम वंश को हम पहले पढ़ेंगे, और इसके बाद से कि गुलाम वंश को स्टार्ट करेंगे, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश
और शासनकाल तो आप समझ सकते हैं कितना है, मैंने बताया था 1206 से लेकर 1290 तक। और इसका पहला शासक जो होता है, पहला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है। जिस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उस समय लाहौर, और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाता है, याद रखना। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी, तो वो लाहौर थी। लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिख कर चलिए। ऐबक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था। तुर्की राज्य का संस्थापक था। ठीक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसके नाम का जो अर्थ है वो है, ठीक है, ऐबक का अर्थ वो होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता, ये होता है ऐबक का अर्थ। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसने देखिए, इसको उपाधि दी गई थी। उपाधियाँ क्या थी? इसे पील बख्श भी कहते हैं। तो आप उपाधियाँ देख लेना। उपाधि में इसे लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श। ठीक है, इसे पील बख्श भी कहते हैं, पील बख्श। और इसे कुरान खवा भी कहते हैं, कुरान खवा। अब ये उपाधि इसको क्यों दी गई थी? देखिए, ये उपाधि इसलिए दी गई थी, ठीक है, ऐबक को। ये लाखों का दान करता था। लाखों का दान करने के लिए, लाखों का दान करने के लिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। पील बख्श से एक अर्थ था इसमें, ठीक है, हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला, दान करने वाला, इसे पील बख्श भी कहा गया था। और मुँह जवानी, इसको कुरान याद थी। कुरान को ये मुँह जवानी बोल देता था। ठीक है, कुरान को याद करने के लिए, कुरान को याद करने के लिए, ठीक है, कुरान को याद करने के लिए इसे कुरान खवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कुरान खवा भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान इसके मुँह जवानी याद थी। जब इसे कुरान मुँह जवानी याद थी, तो कुरान को मुँह जवानी याद करने के इसलिए इसे कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, बख्तियार काकी एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। तो देखिए, इसके शासनकाल में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। तो कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी कब? तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी सर, वो रखी गई थी, नींव रखी गई थी वो 1199 में। 1199 एडी में मोहम्मद गोरी के शासनकाल में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। वो नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? संत ख्वाजा मुइजुद्दीन, ठीक है, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाए थे। उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो होती है इनकी, वो होती है लाहौर में। हुआ क्या था कि लाहौर में ये चौगान खेल रहे होते हैं। चौगान, एक चौगान खेल खेलते समय, चौगान क्या होता है? घोड़े पर बैठ करके एक बॉल होती है, उसको मारना पड़ता है स्टिक से। तो घोड़े पर बैठ करके ये चौगान खेल लेते। लाहौर में घोड़े से गिर करके ही इनकी मृत्यु हो जाती है, गर्दन टूटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत में फिर से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम तो होता है आराम शाह। आराम बहुत पसंद होता है। आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बनता है। शासक बनने के बाद फिर इसको यहाँ से बदायूं से आमंत्रित किया जाता है अमीरों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा, इल्तुतमिश को। कुछ इसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, समाप्त करेंगे। याद रखना, यहाँ से आगे कल PDF के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे।
फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सामान्य एक हमने शासकों को पढ़ा और कितने वंश आए इनको पढ़ा। तो आप सभी लोग इसकी क्लास को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लास समझ में आ जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद और जय भारत। चलिए नमस्ते।